जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास चौधरी 2.0 पर। आप सभी को पता है कि इस चैनल पर कलाम एकेडमी के जो रीट मेंस के लिए जो पेपर करवाए जा रहे हैं उनका सोल्यूशन है वो दिया जा रहा है। और हम आज बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी जो कैटेगरी है लेवल 2 के अंदर, उसका एक और पेपर हम हल करने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए, हम सीधा पेपर शुरू कर लेते हैं और साथ साथ में उत्तर अपने देने की कोशिश किया करो। साथ ही साथ आप एक बात कहते हो कि पीडीएफ से, तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके सीधा छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप वीडियो देख लेते हो, जब आप कोई भी काम करें उस टाइम भी अगर आप सामने रखते हो तो सुने हुए प्रश्न आपको याद रह जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा है कि जैन शब्द जिनसे बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है। तो जैन जो शब्द है वो किससे बना है? जीन से बना है। और इसका शाब्दिक अर्थ हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो केवल्य को प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त होना, परमात्मा से साक्षात्कार होना, स्वयं पर विजय प्राप्त करना। तो ये जिन जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ हमसे पूछा गया है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? स्वयं पर विजय प्राप्त करना जो होता है वो इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखो, हम आगे बात करें। आगे वाला प्रश्न हमें दे रखा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं, का उल्लेख निम्न में से किसमें प्राप्त होता है। तो जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव जी, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका उल्लेख है वो कौन से ग्रंथ में आपको मिलता है या कौन से वेद में मिलता है, ये हमसे पूछा गया है। कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है? तो देखिए, हमें ऑप्शन दे रखा है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, पुराण में या उपरोक्त तीनों में। तो ऋषभदेव जी का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर यजुर्वेद में ऋषभदेव जी का उल्लेख हमें मिलता है। एक मिनट, सॉरी, हमें ऋषभदेव जी का पूछा है ना, तो हमें यजुर्वेद में भी मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है और पुराण में भी मिलता है। तो तीनों में ही मिलता है इनका उल्लेख। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? उपरोक्त तीनों। ठीक है, यजुर्वेद में भी मिलेगा, ऋग्वेद में भी मिलेगा और पुराण में भी मिलेगा। उसके बाद में देखो, हम बात करें कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित मार्ग पर चलने वालों को क्या कहा जाता है। तो जो पार्श्वनाथ जी ने जो एक मार्ग दिया का प्रतिपादन किया था, तो जो उस मार्ग पे जो लोग चलते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है 83 नंबर क्वेश्चन में। साधु कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है, भिक्षु कहा जाता है या निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। जो पार्श्वनाथ जी द्वारा प्रतिपादित जो मार्ग है जो उस पर चलते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। उसके बाद में देखो, मैं बात करूं कि निम्न में से जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। तो निम्न में से कौन सा जैन धर्म का जो तत्व मीमांसीय जो सिद्धांत है वो कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। तो 84 नंबर क्वेश्चन में उत्तर क्या हो जाएगा? अनेकांतवाद है, वो जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। उसके बाद में हम बात करें कि जैन ग्रंथ उत्तरदायन सूत्र के आलोक में निम्न कथनों का परीक्षण कर संगत विकल्प को चुनिए। तो जो जैन धर्म है ना, उनका एक ग्रंथ है उत्तरदायन सूत्र चूर्णी, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसमें जो लिखे गए हैं उसमें उनके कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये हमसे पूछा गया 85 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो, इसे महावीर स्वामी का अंतिम वाणी माना जाता है। तो उत्तरदायन सूत्रचूर्णी जो ग्रंथ है उन उसको क्या माना जाता है? महावीर जी जो स्वामी है उनकी अंतिम वाणी माना जाता है। बिल्कुल बात सही है। इसमें कमलावती नामक रानी का उल्लेख मिलता है। तो ये भी बात सही है कि उत्तरदायन सूत्रचूर्णी जो ग्रंथ है उसमें कमलावती नामक रानी का भी उल्लेख मिलता है और यह जैन धर्म के श्वेतांबर पंथ का धर्म ग्रंथ है। तो ये भी बातें सही है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त तीनों है, इसमें सही हो जाएगा। तो उत्तरदायन सूत्र चूर्ण जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? निश्चित रूप से कमेंट में लिखें, जिससे आपकी तैयारी का भी साथ साथ में पता चलता रहे। आगे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के पंच महावर्त में शामिल नहीं है। तो दो जैन धर्म के जो पंचवर्त है, महाभारत जो है, उसमें कौन शामिल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है 86 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो अस्त्य शामिल होता है जैन धर्म के पांच पंच महाभारत जो है उसमें, ये निश्चित रूप से। और अपरिग्रह भी शामिल होता है और सत्य भी शामिल होता है, लेकिन त्याग शामिल है, वो इसमें पंच महाभारत में शामिल नहीं होता। उसके बाद में देखो, हम बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में प्राप्त है, ये हमसे पूछा गया है 87 नंबर क्वेश्चन पे है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो किस में मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय में, भगवती सूत्र में, ऋग्वेद में या एक व दोनों में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलता है? एक तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है और एक भगवती सूत्र, दोनों में मिलता है। इसलिए 4 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में मिलेगा? अंगुत्तर निकाय व भगवती सूत्र में मिलेगा। उसके बाद में देखो, क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा काल महाजनपद काल को दर्शाता है। तो कौन सा ऐसा काल है जो महाजनपद काल को दर्शाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा दर्शाएगा? 600 से 325 ईसा पूर्व है वो दर्शाता है महाजनपद काल को।
उसके बाद में हम बात करें कि निम्नांकित महाजनपदकालीन राज्य व संबंधित राजधानी में सही सुमेलित नहीं है। तो देखो एक तरफ तो दे रखी महाजनपदकालीन राज्य और उस दूसरी तरफ दे रखा उनकी राजधानियां, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा गया 89 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो अंग राज्य की राजधानी क्या थी? चंपा, बिल्कुल सही है। अंग राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो चंपा हुआ करती थी। गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला हुआ करती थी, ये भी बात सही है। और कुरु की राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर, ये सभी को पता होगा। तो कौन सा गलत हो जाएगा कि मत्स्य जो था उसकी राजधानी है वो मथुरा है, नहीं होती थी। तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों में सत्य कथन कौन से, ये हमसे पूछा गया है कि महाजनपदों की जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसमें सत्य कथन है वो कौन से हैं, ये हमसे पूछा गया 90 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसमें लिखा है कि महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी। तो बताओ क्या महाजनपदकालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित थी क्या? नहीं। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राजा है वो जो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी था, ये भी सही नहीं है। और महाजनपदकालीन परिषदों का चुनाव राजा द्वारा किया जाता था, ये बात सही है। और इस काल के शासकों ने नियमित सेना रखना प्रारंभ कर दिया था। इस शासन के काल के शासकों ने क्या कर दिया था? नियमित सेना रखना प्रारंभ कर दिया था। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? केवल 3 नंबर वाला। उसके बाद में देखो प्रश्न लिखा है कि कर्ण रचित राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने किन नगरों की स्थापना है वो की थी? कर्ण द्वारा रचित दो जो राजतरंगिणी है ना, उसमें किन किन नगरों की स्थापना है वो अशोक के द्वारा की गई थी, ये हमसे पूछा गया 91 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो श्रीनगर और ललित पतन की स्थापना है वो किसने की थी? अशोक ने की थी। किसके अनुसार? राजतरंगिणी के अनुसार। और राजतरंगिणी किनके द्वारा लिखी गई? कर्ण के द्वारा। उसके बाद में देखो प्रश्न पूछा है हमसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में सत्य कथन है। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में सत्य कथन कौन सा, ये हमसे पूछा गया है 92 नंबर क्वेश्चन के अंदर। देखो नीचे ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, ये वाला इनमें से हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन से सत्य कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख ये साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी जो चंद्रगुप्त संज्ञा का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, सही है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं या लुटेरों का गिरोह कहा है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा था? डाकुओं या लुटेरों का गिरोह, ये भी बात सही है। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को परास्त किया था, ये भी बात सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था? पराजित किया था। और तमिल ग्रंथ अहन्ना नुरु व मुरना नुरु से चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत अभियान की जानकारी प्राप्त होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों जो ऑप्शन है वो चारों सही है, तो इसमें चारों के चारों सही हो जाएंगे। उसके बाद में हमसे पूछा है कि कौटिल्य द्वारा प्रदत्त सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। कौटिल्य द्वारा प्रदत्त सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है 93 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखो अमात्य शामिल होता है, बल भी शामिल होता है और मित्र भी शामिल होता है, लेकिन कौटिल्य द्वारा जो प्रदत्त जो सप्तांग है उसमें सामंत है वो शामिल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के किन अभिलेखों में धम को परिभाषित किया गया? तो जो धम जो शब्द है वो किस में परिभाषित किया गया? कौन से अभिलेख में परिभाषित किया गया है अशोक के? तो हमें 94 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा ऑप्शन दूसरे व 7वें शिलालेख में। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो धम का जो उल्लेख मिलता है, जो परिभाषित किया गया है वो दूसरे व 7वें शिलालेखों में किया गया है। उसके बाद में हम बात करें देखो कि मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। तो मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था से संबंधित कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया 95 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो सन्निधाता क्या होता था? कोषाध्यक्ष होता था। तो सही बात है कि जो सन्निधाता है वो कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। आठविक वन विभाग प्रमुख होता था। तो आठविक क्या होता था? वन विभाग का प्रमुख होता था, ये भी बात सही है। और सीता अध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का प्रमुख। तो सीता अध्यक्ष भी क्या होता था? कृषि विभाग का प्रमुख, ये भी सही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, जो प्रदेष्टा है वो वित्त विभाग का प्रमुख है, नहीं होता था। तो ये अपना सही हो जाएगा। तो वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता था ये जरूर लिखें, और प्रदेष्टा है वो किसको कहते थे ये जरूर आप कमेंट में लिखें। उसके बाद मैं बात करूं, देखो हमें दे रखा है कि निम्न में से मौर्यकालीन शिल्पकला का उदाहरण नहीं है। तो मौर्यकालीन शिल्पकला का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो दीदारंगज से चमर धारणी की मूर्ति, ये सही है, शामिल है इसमें। पटना एवं परखम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, ये भी मौर्यकालीन शिल्पकला का उदाहरण है। और लोहानीपुर से प्राप्त मानव धड़ सॉरी, तो ये भी शामिल है इसमें। लेकिन महरौली का लोहा स्तंभ है वो मौर्यकालीन शिल्पकला का उदाहरण नहीं है।
देखो उसके बाद में हम बात करें कि अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये हमसे पूछा गया। तो आप सभी को पता है कि किसने की थी, मोगलीपुत्र तीस ने की थी। तो ये जरूर लिखें कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था, ये जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट करोगे पूरा वीडियो देखते हुए तो आपकी तैयारी का भी पता चलेगा और आपको वो चीज़ें जरूर याद रहेगी, क्योंकि वो आपको पता है और आप एक बार लिख देते हो तो पक्का हो जाती है वो चीज़। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, अंतिम मौर्य सम्राट है वो कौन था, बृहदत्त थे अंतिम मौर्य सम्राट। पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो जो पृथ्वी की सतह है उससे 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, कितनी 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है वो पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। तो 99 नंबर क्वेश्चन में कितना पाया जाता है, 99% पाया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है हमें कि वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा 2% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, 2%, मात्रा 2% होती है। सही बात है कि वायुमंडल में होती है इतनी। और आर्द्र उष्ण कटिबंधों में जलवाष्प की मात्रा वायु की आयतन का 4% होती है। क्या बोला कि आर्द्र उष्ण जो कटिबंध है उसमें जो जलवाष्प की मात्रा है वो वायु के आयतन का कितनी होती है, 4%। तो ये भी बात सही है। और ठंडे ध्रुवीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा वायु के आयतन का 1% होती है। ये भी सही है कि जो ठंडे जो ध्रुवीय स्थान है और रेगिस्तान जो क्षेत्र है उसमें जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो वायु की आयतन का कितना होती है, 1% होती है। ये भी बात सही है। और विषुवत से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती है, ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर। उसके बाद हम बात करें, हमें पूछा है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है 101 नंबर में कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारगम्य है परंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सौर विकिरण के लिए तो क्या बताया कि ये पारगम्य है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए क्या बताया, इसको अपारगम्य बताया। तो क्या ये बात सही है क्या, बिल्कुल एकदम राइट है। तो ये तो सही हो जाएगा 101 नंबर क्वेश्चन की बात करें ना। उसके बाद में जलवाष्प सौर विकिरण की अधिक मात्रा को अवशोषित करती है। जलवाष्प क्या करती है, सौर विकिरण की अधिक मात्रा अवशोषित करती है, जबकि पार्थिव विकिरण के लिए पारगम्य होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो असत्य कथन का चुनाव करना था, यही सही है। उसके बाद में मैं बात करूं कि वायुमंडलीय गैसों का अनुपात की दृष्टि से आरोही क्रम लिखना है कि जो वायुमंडलीय जो गैस हैं वो कौन सी ज़्यादा पाई जाती है कौन सी कम पाई जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। और हमें लिखना आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। तो यही इसका आरोही क्रम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सी, नाइट्रोजन। उसके बाद में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमें सत्य कथन देखना है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य हैं। तो देखो, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 6.5 किलोमीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। कि ये बोल रहा है कि जो क्षोभ मंडल है उसमें जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाएंगे उसमें 1 डिग्री सेल्सियस है वो प्रति 6.5 किलोमीटर के अनुसार है वो गिरता जाएगा तापमान। क्या सही बात है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये सही नहीं है। और क्षोभ सीमा में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तापमान घटता जाता है। क्षोभ सीमा में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर क्या घटता है, तापमान घटता है, सही बात है। और क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। तो क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तन की छत भी निश्चित रूप से कहा जाता है। तो 1 नंबर और 3 नंबर क्या है, 103 नंबर में बात कर रहा हूं मैं। देखो कि 1 मिनट, देखो, क्षोभ में ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 6.5 किलोमीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। हाँ सही बात है भी, ये सही है। लेकिन क्षोभ सीमा में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तापमान है वो घटता नहीं है। तो ये गलत है। 1 नंबर और 3 नंबर इसमें ये क्या बोला इसमें कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 6.5 किलोमीटर की दर से तापमान में गिरावट आती है। और क्षोभ में ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर तापमान है वो घटता जाता है। तो ये भी तो सही है। और क्षोभ सीमा को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये दोनों सही है। लेकिन ये ऊपर वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 2 व 3 वाला। उसके बाद में देखो बात करूं कि सममंडल का भाग नहीं है। सममंडल का कौन सा है वो भाग इसमें नहीं है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो सममंडल में कौन नहीं आता, आयन मंडल है वो सममंडल का भाग नहीं है। निम्न में से तापजन्य पेटी नहीं है। तापजन्य पेटी कौन सी नहीं है इसमें, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी है वो तापजन्य पेटी नहीं होती। तापजन्य पेटी कौन सी नहीं होती, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उसके बाद में देखो, सनातनी पवनों में शामिल है। सनातनी पवनों में शामिल कौन है, ये हमसे पूछा है 106 नंबर में। तो कौन शामिल है इसमें, ध्रुवीय पवनें है वो सनातनी पवनों में शामिल होती है। असुमेलित युगम का चयन कीजिए। तो हमें 4 युगम दे रखे हैं, इसमें असुमेलित हमें छांटना है 107 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो डॉक्टर पवने कहाँ पाई जाती है, गिनी तट पर। सही बात है कि डॉक्टर पवने गिनी तट पर पाई जाएंगी। और फोन जो है वो आल्पस पर्वत यूरोप में पाई जाती है। तो फोन कहाँ पर, आल्पस पर्वत यूरोप में। और बुरान कहाँ पर, साइबेरिया में। बुरान साइबेरिया में। लेकिन लेवेस है वो सूडान में नहीं। ये ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना 107 नंबर में। समतल पर औसत वायुमंडलीय दाब कितना होता है।
जो समुद्र तल है उस पर जो औसत वायुमंडलीय दाब है वो कितना होता है, ये हमसे पूछा गया 108 नंबर पे। तो कितना होता है इसमें 1013.2 मिलीबार है वो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब होता है। कितना, 1013.2 मिलीबार। चक्रवात में पवनों की दिशा होती है, तो चक्रवात जब आते हैं तो पवनों की दिशा क्या होती है, ये हमसे पूछा है। तो क्या होती है इसमें, उत्तरी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के विपरीत दिशा में है वो पवनों की दिशा होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है पवनों की दिशा चक्रवात की स्थिति में। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो पवन की दिशा होती है और वेग जो होता है उसको कौन कौन से कारक है वो प्रभावित नहीं करते, ये हमसे पूछा गया 110 नंबर में। तो दाब प्रवणता निश्चित रूप से करती है, कोरिलियस बल भी करता है और घर्षण बल भी करता है, लेकिन उत्प्लावन बल है वो पवन की दिशा और वेग को प्रभावित नहीं करता। ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, उत्प्लावन तो अलग ही एक कैटेगरी में चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं दी गई, तो कौन सी जो चीजें हैं इसमें जो दे रखे हैं चार ऑप्शन, इनमें कौन सी चार में से कौन सी है वो अनुच्छेद 36 में नहीं दी गई और अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में नहीं दी गई, और ये किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सी स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में नहीं है, ये हमसे पूछा गया 111 में। तो देखो, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है बिल्कुल भारत में, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी है और संचरण की स्वतंत्रता भी है, लेकिन अंतःकरण की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 में नहीं मिलता। उसके बाद मैं बात करूं कि अनुच्छेद 25 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता निम्न में से किसके अधीन है। तो अनुच्छेद जो 25 है वो में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से। तो इसमें कौन सी जो चीज़ है वो शामिल नहीं होती वो हमें पूछा गया है। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तो इसमें निम्न में से किसके अधीन है, अनुच्छेद 25 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता निम्न में से किसके अधीन है। तो किसके अधीन है, लोक व्यवस्था के भी है और सदाचार के भी है और स्वास्थ्य के भी है, तो इसमें तीनों शामिल हो जाएंगे, 4 नंबर सही है। अनुच्छेद 35 के अनुसार मूल अधिकारों से संबंधित उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति किसको है। तो अनुच्छेद 35 में क्या के अनुसार जो मूल अधिकार है उससे संबंधित जो उपबंध जो बनाए जाते हैं उन्हें प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, ये हमसे पूछा गया 113 नंबर में। तो किसको है, केवल संसद को है। उसके बाद में देखो, अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित एवं राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। तो देखो, अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि एक राज्य है वो पोषित एवं जो राज्य निधि है से सहायता जो देता है राज्य, उसमें सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को, तो कोई भी एक शिक्षा संस्था है उसमें अगर किसी को प्रवेश देना है भारत के अंदर, तो उसमें कौन सी ऐसी शर्त है जिसके आधार पर उसे क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। 114 नंबर में हमसे पूछा है, तो किसके आधार पर, धर्म के, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर है वो किसी भी शिक्षा संस्था में प्रवेश करने से वंचित है, वो कोई भी नागरिक को नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के। उसके बाद में देखो, निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो ऐसा कौन सा है चीज है जो शोषण के अधिकार विरुद्ध अधिकार में सम्मिलित है, नहीं है 115 नंबर क्वेश्चन में। तो मानव के क्रय विक्रय पर रोक, ये तो शामिल है, बेगार पर रोक भी लगाई गई है और बाल श्रम का भी निषेध है वो किया गया है, लेकिन दिव्यांगों के कार्य नियोजन पर रोक ये सम्मिलित है, इसमें नहीं है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। उसके बाद हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत है वो प्रतिपादित हुआ। कौन से वाद के अंदर मूल ढांचे का सिद्धांत है वो प्रतिपादित हुआ सर्वप्रथम, तो ये हमसे पूछा 116 में। तो किसमें, केशवानंद भारती वाद विवाद के अंदर मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया। निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है, तो देखो, मद्य निषेध नीति निर्देशक तत्वों में शामिल होता है, काम के लिए न्याय संगत दशा उपबंध ये भी शामिल है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी सम्मिलित है, लेकिन बलात् श्रम निषेध ये है वो राज्य नीति निर्देशक में शामिल नहीं होता। अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान है वो किए गए। अनुच्छेद 45 में किस आयु वर्ग के बालकों हेतु प्रावधान किए गए, ये हमसे पूछा गया। तो किस उम्र के, 6 वर्ष से कम वायु के लिए। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। देखो, अनुच्छेद 40 के अनुसार है वो राज्य है वो ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए क्या उठाएगा, कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा कि उन्हें योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ये हमसे खालिस्तान के अंदर बनना है, तो क्या कि स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए हो, ऐसे अधिकार है वो प्रदान करेगा। किसको, ग्राम पंचायतों को।
नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य निम्न में किन आधारों पर लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का उपबंध करेगा। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य है वो निम्न में से ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर लोक सहायता पाने का अधिकार है वो प्राप्त करने का उपबंध है वो करेगा 120 नंबर क्वेश्चन में। तो देखो इसमें बुढ़ापा, बेकारी, बीमारी और निःशक्तता, तो ये चारों के चारों ही इसमें शामिल होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में असत्य कथन हमसे पूछा कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन है वो असत्य है। तो देखो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है, तो बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्वों का कौन से भाग में उल्लेख है, उन भाग 4 के अंदर। और ये राज्य की नीतियों के निर्धारण में पथ प्रदर्शक होते हैं, ये बिल्कुल सही है कि नीति निर्देशक तत्व है वो जो राज्य जो नीतियां निर्धारण करते हैं उनमें क्या होता है, ये पथ प्रदर्शक होता है। और नीति निर्देशक तत्व व्यक्तिगत न होकर क्या होते हैं, समुदाय केंद्रित होते हैं। ये भी बात सही है कि नीति निर्देशक तत्व है वो व्यक्ति विशेष नहीं होते, ये एक समुदाय पर केंद्रित होते हैं। और नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में वाद योग्य है, बिल्कुल गलत 121 में। तो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधी नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। तो देखो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण होता है उस संबंधी नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। तो कौन से नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद है वो हमसे पूछा गया 122 में, तो कौन से में, अनुच्छेद 50 में। उसके बाद में देखो निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो मूल कर्तव्यों में कौन सम्मिलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया 123 में। तो देखो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना मूल कर्तव्य है भारतीय नागरिकों का, कि वो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे, ये भी बिल्कुल है। और देश की रक्षा करना, ये भी सही है। लेकिन श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी देना, ये वह वो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। संविधान में मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो देखो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। लेकिन संविधान जिस टाइम बना था, मूल जो संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, ये हमसे पूछा गया 124 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो कितने थे, देखो 10, 8 और 12। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो कौन सा ऐसा समूह है जो भारत के संविधान में उल्लेख किया गया जिन मूल कर्तव्यों का, उनके तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, ये हमसे पूछा गया है। तो वन, झील, नदी और वन्य जीव है वो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आरबीआई द्वारा नकदी कोष अनुपात सीआरआर में कमी करने के लिए, आरबीआई द्वारा नकद कोष अनुपात सीआरआर में कमी करने पर आगे हमें एक्शन पूछा है कि साख सर्जन में वृद्धि होती है। जब भी आरबीआई है वो सीआरआर क्या करेगा, कम करेगा, तो साख सर्जन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, आरबीआई द्वारा बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि 127 नंबर में, कि आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। तो जब भी आरबीआई है वो बैंक दर में क्या कर देता है, सामान्यतः जब वृद्धि करता है, तो वो किस बात की ओर संकेत होता है कि आरबीआई महंगी मुद्रा नीति का क्या करेगा, अनुसरण कर रहा है। आरबीआई का साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण है, आरबीआई का जो साख नियंत्रण का जो मात्रात्मक उपकरण है वो हमसे पूछा गया है 128 में। तो देखो वो कौन होगा, एक तो सीआरआर और एक तरलता समायोजन सुविधा। तो ये दो ही होते हैं इसमें, आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण का मात्रात्मक उपकरण कौन कौन, सीआरआर और तरलता समायोजन सुविधा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, 3 नंबर। जिस दर पर रिजर्व बैंक बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहते हैं, जिस दर पर रिजर्व बैंक है वो बिलों की पुनर्कटौती करता है उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा। तो क्या कहा जाता है, बैंक दर। सीआरआर के अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों को कुछ कोष तरल रूप से रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहा जाता है। जो देखो सीआरआर के अतिरिक्त है वो वाणिज्यिक बैंकों को कुछ अलग से कोष है वो तरल रूप में रखना होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया 130 में। तो क्या कहेंगे, हमसे एसएलआर कहेंगे। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि करने पर, जो वैधानिक तरलता अनुपात है अगर उसमें वृद्धि कर देंगे, तो वृद्धि करने पर हमें पूछा है 131 में, तो बैंक को की साख सर्जन की शक्ति कम होगी। तो वैधानिक तरलता अनुपात में जब भी वृद्धि होगी तो बैंक की जो साख सर्जन की शक्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कौन सी चीज़ है वो निर्धारित नहीं की जाती, ये हमसे पूछा है। तो कौन नहीं निर्धारित की जाती, पीएलआर है वो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता। तो भारतीय रिजर्व बैंक एक तो बैंक दर निर्धारित करेगा, सीआरआर निर्धारित करेगा और एसएलआर निर्धारित करेगा, लेकिन पीएलआर है वो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता। साख के स्रोत स्वयं सहायता समूह में धन की आपूर्ति होती है, साख के स्रोत स्वयं सहायता समूह में धन की आपूर्ति होती है। दो ऑप्शन है कि समूह के सदस्यों की बचत से, बैंक से ऋण प्राप्त करके। 123 में, 133 में तो क्या होता है इसमें कि जो साख के जो स्रोत समय सहायता समय धन की आपूर्ति होती है वो कहाँ कहाँ से होती है, एक तो समूह के सदस्यों की बचत से और बैंक से ऋण प्राप्त करके, दोनों ही सही है।
बैंक खाते में जमा धन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बैंक में खाते में जो जमा धन होता है उसको कोई और अन्य नाम भी हम क्या कह सकते हैं? मांग जमा। साख के औपचारिक स्रोत में शामिल है, साख के जो औपचारिक स्रोत है उसमें कौन शामिल है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें कौन शामिल है? एक तो बैंक है और एक सहकारी समिति है, तो 2 नंबर है इसमें सही हो जाएगा। साख की स्थिति ऋण के लिए कौन सी भूमिका अदा करती है? साख की स्थिति ऋणी के लिए कौन सी भूमिका अदा करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो कौन सी भूमिका अदा करेगी? सकारात्मक या नकारात्मक। वर्तमान में दुकानों में पीओएस मशीन द्वारा नकदी रहित लेन देन की विधि उपयोग में लाई जा रही है। तो पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है? साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण कौन सा, ये हमसे पूछा है। तो क्या होता है? मार्जिन आवश्यकताएं है वो गुणात्मक उपकरण है। खुले बाजार की क्रियाओं का आशय है, खुले बाजार की क्रियाओं का आशय क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो क्या आशय है? कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय, तो वो खुले बाजार की क्रिया का आशय है। देखो निम्न में से M2 ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये प्रश्न है वो, इसमें ऑप्शन लिखा है 140 नंबर में। देखो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 140 में चार ऑप्शन दे रखे हैं। और ये प्रश्न है वो कलाम कोचिंग की तरफ से डिलीट किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो ये सही नहीं बैठते चारों के चारों। तो देखो इस M2 की जगह हमें क्या पढ़ना है? M1 पढ़ना है। M2 की जगह निम्न में से M1 ज्ञात कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विकल्प 4 सही हो जाएगा। इसमें डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं हैं वो M1 ज्ञात कर सकते हैं। तो M1 किससे ज्ञात कर सकते हैं? डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाओं से। निम्न में से कौन सा एक मोरिसन के इकाई उपागम का पद नहीं है? तो जो मोरिसन के जो इकाई उपगम है उसके पद कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया। तो कौन सा नहीं है? अनुप्रयोग है वो इकाई उपगम में शामिल नहीं है। विज्ञान शिक्षण में रचनावादी अधिगम मुख्यतः उपयोगी है। विज्ञान शिक्षण में रचनावादी अधिगम मुख्यतः उपयोगी है। तो किसमें उपयोगी है? विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध करवाने में। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं? हर्बर्ट की जो पंचपदी पाठ योजना है प्रणाली है उसमें कौन सा पद है वो शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विशिष्टीकरण शामिल नहीं है। पाठ योजना के भारतीय उपागम RCEM का विकास किसके द्वारा किया गया? तो RCEM का विकास किसके द्वारा किया गया? HR दुबे के द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सा पद हर्बर्ट की मूल पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो हर्बर्ट की मूल पाठ योजना में शामिल कौन नहीं है? तुलना है वो शामिल नहीं है। मॉरिसन की इकाई योजना के कौन से पद में एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है? तो मॉरिसन की जो इकाई योजना है उनके कौन से पद के द्वारा एक शिक्षक है वो विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का पता कर सकता है? तो अन्वेषण के द्वारा। अधिगम के रचनावादी उपागम के अनुसार असत्य कथन, अधिगम के रचनावादी उपागम के अनुसार असत्य कथन हमें देखना है। तो सीखना वस्तुनिष्ठ है और व्यक्तिपरक नहीं, यही बात है इसमें गलत हो जाएगी। खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है वो जेरोम बुर्नर को दिया जाता है। पाठ योजना के पंचपदीय उपागम के श्रेय जाता है। तो पाठ योजना के पंचपदीय उपागम का श्रेय किसको दिया जाता है? 149 में जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट को दिया जाता है। एनसीईआरटी का उपागम, एनसीईआरटी उपागम का पद नहीं है। एनसीईआरटी उपागम का पद नहीं है तो कौन सा नहीं है? इसमें उत्पाद है वो एनसीईआरटी उपागम का पद नहीं है। तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का एक पेपर हमने और कर लिया है। तो जितने भी जो कलाम एकेडमी के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं वो मैंने कंप्लीट है वो करवा दिए अभी तक के लिए। बाकी जो भी आपके आगे टेस्ट लगे हुए हैं मैं वो आपको उपलब्ध जरूर करवाऊंगा। जो आज का जो एग्जाम है आज के दिन संडे का वो कैंसिल कर दिया गया है, आगे वाले संडे से वो लगेगा, वो हम कंटिन्यू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।